गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने आपको एक टॉपिक क्लियर करवाया था क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में। अब ये उसी लेसन का सेकंड यानी दूसरा टॉपिक है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन इनऑर्गेनिक साल्ट। उर्वरक एक ऐसा केमिकल रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हमें खाद के रूप में करते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट यानी कि अकार्बनिक नमक के रूप में। दैट इज़ मिनरल्स यानी कि जिस खनिज पदार्थ की हमें आवश्यकता होती है, नीडेड फॉर द प्लांट, पौधों के लिए आवश्यकता होती है, प्लांट ग्रोथ, पौधे के बढ़ने के लिए। न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई आर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। जो खाद्य पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व भेजे जाते हैं एक नाइट्रोजन के रूप में, फास्फोरस और पोटाशियम के रूप में, दे आर अवेलेबल आइदर एज ए कंपाउंड फर्टिलाइजर। यह उपलब्ध होते हैं कंपाउंड यानी मिक्स फॉर्म में, कंटेनिंग ए मिक्स ऑफ 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये 3 तरीके के उर्वरक हैं जो कि इस तरीके से हैं, यानी नाइट्रोजन हो गया, पोटासियम हो गया और फास्फोरस। एडिंग फर्टिलाइजर इज द easiest वे टू प्रोवाइड प्लांट। यानी कि जो उर्वरक आसानी से मिलाए जा सके पौधों में विद द मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण की तरह। दे रिक्वायर्ड एज ए डिजोल्व वेरी क्विकली, और ये आसानी से और जल्दी मिक्स हो जाते हैं यानी मिट्टी में जाके। व्हेन कंपेयर टू द मैनर, अगर इनको कंपेयर किया जाए किससे? मैनर। मैनर मीन्स जो घरों में खाद निकलता है जैसे गाय भैंस के वेस्टेज। सो दे एक्ट मोर क्विकली, उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन करते हैं। सम कॉमन फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम और पोटाशियम एंड स्कैन, यानी इसका होता है अर्थ यूरिया होता है, अमोनिया होता है और नाइट्रोजन होता है। फर्टिलाइजर फार्मर फाइंड फर्टिलाइजर बेटर देन मैनर्स। किसान जो उर्वरक चाहता है बेटर, बहुत अच्छा, देन मैनर्स, खाद से ज़्यादा बेटर चाहता, अच्छा चाहता है, एज फर्टिलाइजर, उस उर्वरक की अपेक्षा। आर इजी टू स्टोर, जिसको आसानी से इकट्ठा किया जा सके, ट्रांसपोर्ट, ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, एंड यूज़, और उसका उपयोग आसानी से कर सके। फर्टिलाइजर आर सप्लाई आइदर बाय स्प्रे, जो उर्वरक खाद हैं उनका प्रयोग हम एक स्प्रे के रूप में करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, एक बड़े पैमाने में, और थ्रो इरिगेशन चैनल। थ्रो यानी कि जिसका लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं, इनमें क्या अंतर है खाद में और फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक में। मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैनर्स मीन्स खाद होता है। मैनर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस। मैनर जो खाद होता है यह एक प्राकृतिक खाद माना जाता है। फॉर्म फ्रॉम द डेड, जो कि मरे हुए जीव जंतुओं होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक, जो वेस्टेज होता है जानवरों का। मैटर एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि घरों का कार्बनिक जो हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं तो वो खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। मैनर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस इन लार्ज ह्यूमिडिटी। जो खाद होता है ये एक कार्बनिक पदार्थ माना गया है, यह मिट्टी के अंदर लंबे समय तक ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमस बनाए रखता है। मैनर एक्ट स्लोली, यह धीरे धीरे रिएक्शन करता है। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यह अधिक मात्रा में पौधे को न्यूट्रिएंट्स, खाद यानी कि पोषक तत्व देता है। मैनर डज नॉट काज पॉल्यूशन, जो ये खाद होता है ये पॉल्यूशन यानी कि गंदगी का कारण नहीं बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड, यह खेतों में आसानी से बनाया जा सकता है। मैनर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, जो ये खाद है मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। अब इधर देखिए फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक।
फर्टिलाइज़र आर साल्ट, यह एक नमक होता है, और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम द केमिकल, जो कि उद्योग घरों में केमिकल रासायनिक डाल के बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। फर्टिलाइज़र एक्ट वेरी क्विकली, जो इसकी रिएक्शन होती है घर वाले जो खाद का प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी होती है। दे प्रोवाइड ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू सॉइल, यह मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में पोषक प्रदान करता है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लाइक द फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम। फर्टिलाइज़र काज वाटर पोल्यूशन, यह पानी को में गंदगी फैलाता है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइज़र जो ये उर्वरक होता है मिट्टी में किसी प्रकार का ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। तो ये आपका ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पेज पर चलते हैं। यहाँ पे है नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि प्राकृतिक वो कौन सा तरीका है जिससे हम मिट्टी की उपजाऊ को बनाए रखें। क्रॉप रोटेशन, लिविंग द फील्ड फॉलो, ये दो तरीके के होते हैं। क्रॉप रोटेशन यानी कि इसमें खेतों में फसलें हैं बदल बदल के बोई जाए जिससे मिट्टी की उपजाऊ बनी हुई रहती है। अनदर मेथड रिप्लिटेशंस द सॉइल विद द न्यूट्रिशन इज बाय द क्रॉप प्रोडक्शंस, एक दूसरा तरीका होता है जो मिट्टी की उपजाऊ को बनाए रखता है। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसलों का रोटेशन के अनुसार, यानी बदल बदल कर फसलें बोना। क्रॉप रोटेशन इज मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं अल्टरनेटली, यानी कि बदल बदल के ऑन द सेम फील्ड, उसी खेत में। फॉर एग्जाम्पल फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक द व्हीट और बरेली इन द फर्स्ट ईयर, जैसे किसान पहले साल में बरेली और गेहूं बोता है। दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लिग्मिनियस प्लांट्स लाइक द पी सोयाबीन्स इन द नेक्स्ट सीजन, और दूसरे साल में वो बोता है जैसे फलीदार पौधे लाइक पीज सोयाबीन्स इन द नेक्स्ट सीजन, दूसरे सीजन में जो लगाते हैं। लिग्मिनियस प्लांट जो फलीदार पौधे होते हैं हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन, यानी कि वह जो मिट्टी में उसके पोषक तत्व होते हैं उसकी भरपाई कर देते हैं। यानी कि जो हर बदल बदल के जो तुम फसल बोते हो उसमें जो खनिज लवण यूज़ होते हैं, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ को बनाए रखते हैं। लिविंग द फील्ड फैलो, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स, यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेतों को अनकल्टिवेटेड फैलो यानी कि जोता जाता है फॉर द वन और मोर सीजन, यानी कि एक सीज़न में कोई और फसल बो देते हैं तो दूसरे सीज़न में कोई और फसल बोते हैं, उसमें खाद का लगातार यूज़ करना पड़ता है। फैलो लैंड विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, और इससे रीजनरेट यानी कि दोबारा से वो खेत तैयार हो जाता है, यानी कि वो अपने जो पोषक तत्व है वो नहीं खो पाता। हाउएवर ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, जिस प्रकार अधिक मात्रा में भोजन के लिए गेहूं की मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है, दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर फॉलो, यह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते कि हम एक ही खेत में बार बार गेहूं की फसल बोते जाएं। उसकी जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें उसके जो खनिज लवण हैं वो कम पड़ जाते हैं। अगर हम एक बार गेहूं कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम दूसरी फसल बो देते हैं तो मिट्टी उपजाऊ बनी हुई रहती है। इरिगेशन का अर्थ होता है पानी देने की प्रक्रिया यानी कि सिंचाई। सीड नीड वाटर इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, यानी कि बीज को आवश्यकता होती है पानी की इन फॉर्म में मॉइस्चर, एक नमी के रूप में, टू जर्मिनेट उत्पन्न होने के लिए, जर्मिनेट यानी कि उन्हें उगने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से।
फॉर देयर ग्रोथ, उनको बढ़ने के लिए, अपने आप को बढ़ने के लिए, एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। टू मेंटेन द मॉइस्चर, नमी को बनाए रखने के लिए, ऑफ द सॉइल, मिट्टी के अंदर, फॉर ह्यूमिडिटी क्रॉप्स ग्रोथ, यानी कि फसलों में हेल्थी यानी कि खाद की आवश्यकता होती है। द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल, खेतों में पानी देने की प्रक्रिया यानी कि प्रॉपर इंटरवल, समय के साथ फसल को अच्छा परिणाम मिलता है। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों को पानी देना एट डिफरेंट इंटरवल, समय समय के अनुसार, इज कॉल्ड इरीगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशंस वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, जो समय की को देखते हुए पानी फसलों को बार बार दिया जाता है। सॉइल टू सॉइल, मिट्टी के हर पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। एंड सीजन्स टू सीजन, और मौसम के अनुसार। ये फॉर एग्जाम्पल द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इन द समर, जैसे समर यानी कि गर्मियों के मौसम में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हायर ड्यू टू द इंक्रीज रेट, अधिक मात्रा में। एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज फ्रॉम द लीव्स, एवोपरेशन ऑफ द वाटर, और उसमें जो पानी की नमी, पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए जो मिट्टी है, एज वेल एज फ्रॉम द लीव्स, यानी कि जो पेड़ है अच्छे से जम जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर देन डिकेइंग क्लेइंग सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती है, ये मिट्टी होती है, उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है। सोर्स ऑफ इरिगेशंस, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से स्रोत है जो हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री आर रिवर हो गए, रिवर्सर हो गए, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूब्स, वेल्स, डैम्स एंड कैनल्स, यानी कि नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, कुएँ हो गए, और डैम्स, बांध हो गए, कैनल्स, इस तरीके के जिनके द्वारा हम फसलों में पानी देते हैं। वाटर फ्रॉम दीज सोर्स इज डिलीवर्ड बाय इरिगेशंस। अब यहाँ पर जो पानी देने का तरीका है वो किस तरीके से दिया जाता है, और पंप बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक और डीजल पंप, यानी कि पानी देने के लिए डीजल और यानी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस का भी प्रयोग किया जाता है, और डीजल्स इसका भी यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशंस, ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय में, ट्रेडिशनल यानी सांस्कृतिक, पिछला बीता हुआ जो समय है उसमें पानी किस प्रकार दिया जाता था। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सीविंग बास्केट मेथड, इसमें झूला टोकरी की विधि बताई गई है जो कि पहले पुराने समय में दी जाती थी। मोट और सिंपल पुली मेथड, यानी कि एक साधारण तरीका है जिससे पानी देने का, जैसे कुआं होता है, कुएं में इस तरीके का, देखो यहाँ पे डायग्राम शो अप किया गया है। स्विमिंग बास्केट मेथड यानी कि झूला टोकरी विधि द्वारा। अब ये पुराने ज़मानों में जिस तरीके से पानी यूज़ करते थे, इसमें टोकनी, झूला टोकरी का यूज़ कर रखा है, इसमें उस तरीके से पानी देते थे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मोट और सिंपल पुली मेथड, इसमें जैसे कुओं से किसी रस्सी के द्वारा पानी खींचा जाता है तब उसे दिया जाता था, और अब का जो समय है वो इतनी मेहनत नहीं कर पाता है, यानी कि जो पिछले मेहनत करते थे लोग, लेकिन आज के समय में उतनी मेहनत नहीं कर पाते। वाटर व्हील मेथड और चेन पंप मेथड और ढकेली एंड द राहत लेवर मेथड, इन दीज ऑल मेथड वाटर इज द लिफ्टेड यूजिंग द मैन पावर और द एनिमल पावर, यानी कि इसके लिए आदमी की शक्ति और जानवरों की शक्ति दोनों का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे आपको डायग्राम शो अप किया गया है, आपको बताया था वाटर व्हील मेथड, जिसमें इस तरीके से काफ़ी सारे जैसे बाल्टी टाइप्स लगे हुए होते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता था पानी के लिए। और चेन पंप मेथड, इसमें चेन का यूज़ करके पानी निकाला जाता था। अब ये ढकेली मेथड है, इस तरीके से ये डायग्राम में शो अप किया गया है। राहत मेथड, यानी कि इसमें बैल का यूज़ किया जाता था। अब देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन, आज के समय में यानी कि आधुनिक समय में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है खेतों में। वंस द वाटर इज लिफ्टेड, पहले पानी को लटका दिया जाता है। मेथड यानी कि किसी पंप में या फिर
किसी पाइप के द्वारा मेथड टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि इस मेथड के लिए इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड, यानी कि पैसा इकोनॉमिकली यानी कि पैसा का अधिक वेस्ट होता है। दीज डेज आज के समय में टू ऑफ दीज मेथड स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आर गिवन। यानी कि स्प्रिंकलर मेथड इज़ यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर, यानी कि यह मेथड उन जगह पर अपनाया जाता है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर पानी की अच्छे से नहीं पहुंच पाते। इसमें एक रिसलिंग टाइप, जैसे बारिश का पानी फैलता है सभी ज़मीनों पे तो बौछार करके पानी दिया जाता है पौधों को। वेयर द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, इसके लिए पानी की मात्रा बहुत अधिक चाहिए। रोटेटिंग नोजल आर अटैच्ड, इसमें नोजल्स जुड़ी हुई होती हैं। परपेंडिकुलर पाइप्स, यानी कि एक लंबी पाइप होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो एट ए ट्रायंगुलर इंटरवल, उनके उस पाइप में जगह जगह पर इंटरवल यानी कि ऐसे पॉइंट्स बनाए होते हैं जहाँ से जो पानी है वो एक तरीके से, यानी कि जिस तरीके से बरसात होती है फव्वारे टाइप में, सभी फसल को जा सके। वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, और फसलें पानी प्राप्त कर सके एज इट इज रेनिंग, एक बरसात की तरह। ड्रिप सिस्टम इज ए इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन, यह एक ऐसा मेथड है सिंचाई का। दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें पानी की बूंद बाय बूंद दिया जाता है फसलों को, ऑफ द प्लांट, पौधों को। दस वाटर इज नॉट वेस्टेड, इसमें अधिक पानी वेस्ट नहीं होता। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस इन द रीजन वेयर द वाटर अवेलेबल इज पुअर, यह उन जगहों पर अधिक यूजफुल है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। वेडिंग का अर्थ होता है निराई करना, इसमें हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे वेडिंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट मैनी अनवांटेड प्लांट जर्मिनेट एंड ग्रो इन द फील्ड, फसल के साथ साथ खेत में कुछ ऐसे अनवांटेड पौधे उग जाते हैं जिनका हमारा कुछ यूज़ नहीं होता, उसको निकालने की प्रक्रिया को वेडिंग कहते हैं। वेड्स यानी कि नराई कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे आर रिमूव्ड देयर मैनुअली और टूल आर कॉल्ड द हैरो, जिसके लिए हम हैरो का यूज़ करते हैं। एंड द वेडिंग यानी कि निराई का प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्शंस फ्रॉम द वीड्स, यानी कि किस प्रकार से इसका संरक्षण किया जाता है। वीड्स यानी कि जो बीज हमने डाले जाते हैं और फसलों को बचाया जाता है। द केमिकल सब्सटेंस विच डेस्ट्रॉयड किल, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको ख़त्म कर दिया जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स, लेकिन वो फसल के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेडिसाइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे कॉमन वेडिसाइड्स आर, यानी कि ये केमिकल्स दवाइयाँ हैं। 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटेन एसिड्स, और MCPA यानी 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी कि ये केमिकल्स होते हैं जो कि खेतों में जो अनवांटेड पौधे हो जाते हैं जिनका फसल के साथ कोई यूज़ नहीं होता, उनको हटाने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटाकोरहोर यानी कि बिलोंग्स टू द एसिटेलाइट्स क्लास। अब यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, किस प्रकार से प्रोटेक्शन की जाती है फसल की, उसे किस प्रकार संरक्षण किया जाता है, उसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है। पेस्टिसाइड्स यानी कि कुछ ऐसे जम्स हो जाते हैं जो फसल को नुकसान देते हैं, उसके लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। केमिकल कंट्रोल यानी कि जो रासायनिक खाद होती है उसका प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए। फंगीसाइड्स यानी कि अगर जैसे किसी पेड़ के पौधों पे जैसे गिंडार टाइप यानी कोई कीड़ा हो जाता है या फंगी हो जाता है, सड़ जाता है, उसके लिए हम खाद यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोडेंटिसाइड्स आर यूज अगेंस्ट द, इस प्रकार अगेंस्ट द रोडेंट, जिंक फास्फेट और द वार्मफाइन आर सम एग्जाम्पल ऑफ द रूट कास्टिंग, यानी कि ये केमिकल्स दवाई हैं जिनका प्रयोग हम खेत में करते हैं फसल को बचाने के लिए।
प्रिकॉशंस फॉर ऑब्जर्व द वाइल यूजिंग द पेस्टिसाइड्स, यानी कि इनकी क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, प्रिकॉशंस यानी किस प्रकार हम बचाव कर सकते हैं, ऑब्जर्व वाइल यूजिंग द पेस्टिसाइड्स, जिससे जो फसल है कीटाणु रहित हो सके। वाइल द हैंडलिंग बाय द पेस्टिसाइड्स कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, पुट ऑन द हैंड ग्लव्स, यानी कि दवाई जो केमिकल दवाई आप यूज़ करते हो खेतों में, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि हमें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए किसी कपड़े से, एंड माउथ नोज, और पुट ऑन द हैंड ग्रूव्स, यानी कि जो दस्ताने वगैरह होते हैं वो पहनने चाहिए, ग्रूव्स। वाइल स्प्रेइंग द पॉइजन, यानी कि जब हम किसी पॉइजन जहर का यूज़ करते हैं स्प्रे के रूप में, योर सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए, इन सच वे द वाइंड ब्लो फ्रॉम योर फेस, यानी कि हवा के साथ जो उसका अट्रैक्शन है वो आपके बॉडी तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए हमें एयर कमिंग फ्रॉम योर बैक साइड, यानी कि इस तरीके से खाद देना चाहिए जो हवा का बहाव है वो आपके बैक साइड पीछे की तरफ हो सके, यानी कि जो आप खाद वगैरह यानी कि जो पॉइजनिंग यानी कि जो जहर का खाद जो देते हो कीटाणुओं को मारने के लिए, वो आप पे साइड इफेक्ट्स ना करे, तो इस प्रकार से प्रिकॉशंस करनी होंगी। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन वॉश, जल्द से जल्द स्प्रे करने के बाद वॉश योर हैंड, अपने हाथों को हैंड वॉश कर लें, फेस को, माउथ को, थ्रो विद क्लीन वाटर, एक साफ पानी से। अब देखते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब फसल, वंस द क्रॉप इज़ द मेथड इट हैज़ टू बी गैदर्ड, जब फसल पककर तैयार हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ द कटिंग, उसको काटना, एंड गैदरिंग, इकट्ठा करना, मेथड क्रॉप इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स क्रॉप्स आर रिप्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद हेल्प ऑफ द स्टिकल्स। ये हार्वेस्टिंग यानी काटने का तरीका होता है। थ्रेसिंग यहाँ पे आपको फोटो शो अप की गई है। थ्रेसिंग में फसल को काटने के बाद इस तरीके से झाड़ा जाता है, यानी कि थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द एडिबल पार्ट ग्रेन फ्रॉम द स्के एंड इनग्रेडिबल चाफ दैट द सराउंड इट्स, यानी कि थ्रेसिंग एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा फसल में से जो खाने का पदार्थ है वो निकाल दिया जाता है और जो वेस्टेज है वो उसको एक साइड रख दिया जाता है। अब इधर देखिए विनोविंग यानी कि हवा के साथ उसे छानना। द प्रोसेस ऑफ द स्प्रेइंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज नोन एज द विनोइंग, एक ऐसी अभिक्रिया जैसे गेहूं को फटकारना किसी हवा के द्वारा, इसको विनोविंग कहते हैं। फार्मर होल्ड द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन, जो किसान अधिक मात्रा में गेहूं को इकट्ठा कर लेते हैं। चाफ एट द हाइट, और उसे काफ़ी लंबे समय तक फटकार कर यानी कि हवा के माध्यम से उसमें से जो बेकार की गंदगियाँ उसको साफ कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स, इसको स्टोर करने का तरीका, ये कई प्रकार के पॉइंट से अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, यानी कि स्टोरेज करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी वो इसमें बताया गया है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, यानी कि काटने के बाद भोजन जो भी फल फूड्स है या फिर जो भी अनाज है उसका इकट्ठा करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। द एक्सेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय डेइंग एंड फूड ग्रेन्स इन द सन, अधिक मात्रा में जो उसकी नमी है वो उसमें ना लग पाए। फूड ग्रेन इन द सन, यानी कि जो गेहूं हम प्राप्त करते हैं उसे धूप दिखाता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, नमी से दूर रखना चाहिए। प्रोटेक्टिव फ्रॉम द पेस्ट एंड द बर्ड्स, पक्षी और कीटाणुओं से दूर रखना चाहिए। सेफ फ्रॉम द रेन्स, बरसात से बचाव करना चाहिए। इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस, यानी कि अगर उसको आप ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हो तो उसके लिए प्रॉपर बैग वगैरह होने चाहिए। अब इधर देखिए फूड फ्रॉम द एनिमल, जानवरों के लिए जो भोजन हम तैयार करती हैं। ह्यूमन आर डिपेंड ऑन द एनिमल्स, जो मानव होते हैं वो निर्भर होते हैं। मानव आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स, यानी कि वो भी जानवरों पर निर्भर होते हैं। इन द इन्यूमरेबल्स वे, यानी कि इनडायरेक्ट वे से, दूसरे तरीके से। एनिमल आर ए सोर्स ऑफ द फूड, जानवरों के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है। मीट मिल्क एग्स, यानी कि जानवरों से ही प्राप्त होता है, जैसे मीट मांस हो गया, दूध हो गया, एग अंडा। एंड कोटिंग्स क्लॉथिंग वूल और लेदर, यानी कि जो कपड़ों के लिए जो
लेदर या वूल, ये हमें खेतों से प्राप्त होती है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशंस, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो सहायता ज़रूरी होती है। आल्सो प्रोवाइड कंपनी टू द पेट्स, यानी कि वो देनी चाहिए। अब इसमें देखिए डेमोस्टिकेशंस, लाइफ स्टॉक्स, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ये बताया गया है कि किस तरीके से घरों में जो जानवर पाले जाते हैं उनके लिए दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है मिल्क यील्ड एनिमल, जो दूध देते हैं उनके बारे में। डेयरी एनिमल लाइक द काउ, बफेलो एंड द गोट्स। मीट एग यील्ड एनिमल, यानी कि जो मीट देने वाले जानवर होते हैं वो फिश, पोलेंट्री, डक होता है। वुल एंड द स्किन यील्ड एनिमल्स, जो हमें वुल प्रदान करते हैं उनमें शिप, गॉट हो गया, कैमल हो गया, ये इस तरीके से। हनी यील्ड एनिमल, जो हमें शहद प्रदान करते हैं, तो वो बीज यानी मधुमक्खी हो गई। और द ड्रग एनिमल्स यूज फॉर द वर्क इंक्लूड द मल, डंकी। डक्ट एनिमल्स, यानी कि इसके लिए जो हम खाद यूज़ करते हैं, जैसे डंकी हो गया, हॉर्स हो गया, बुलक्स एंड द कैमल्स, इनका हम प्रयोग करते हैं। दे हेल्प ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हम अनाज हो गया या फिर कोई गेहूँ, चावल, उनको ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिन जानवरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें डक्ट एनिमल कहा जाता है। अब आपका चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो गया है। अब आपको मैं बता देती हूँ जो मैंने आपको करवाए हैं वो एक बार यहाँ से ये फर्स्ट लेसन है या फर्स्ट पेज था उसका टॉपिक का, ये सेकंड पेज इस तरीके से, ये थर्ड पेज हो गया, फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज हो गया। यहाँ पे आपका लेसन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।